गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेलकम। फिर से शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही नॉलेजफुल चैप्टर है और इसका नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। 10th क्लास सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखिए, ठीक है, 10th क्लास इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है सेक्टर्स ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ द नेशनल इकोनॉमी या इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। आप इसको सेक्टर्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी या इंडियन इकोनॉमी के नाम से भी आप समझ सकते हो। देखो, नेशनल इकोनॉमी का मतलब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए जो मेन सेक्टर तो उनके बारे में, या फिर आप इसको जो है इंडियन इकोनॉमी नाम भी दे सकते हो, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी, देखो किसी भी कंट्री के अंदर सेक्टर्स का मतलब क्या है। सेक्टर्स का मतलब ये नहीं कि भाई किसी एरिया के सेक्टर 1, सेक्टर 2, हुड्डा सेक्टर 1, 2, 3, ऐसा मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब ये है कि भाई भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र क्या है जहां से अर्निंग आती है, मतलब कि जिस एरिया से हमें कुछ जिस एरिया से हमें अर्निंग होती है, ओके, जिस एरिया से हमें अर्निंग होती है, ओके, ठीक है। तो देखिए, 3 मेन सेक्टर होते हैं, 3 मेन सेक्टर इसमें होते हैं। 3 मेन सेक्टर कौन कौन से हैं जो कि इंडिया की इकोनॉमी में बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं। इंडिया के अंदर बहुत टाइम पहले से ही ये चीजें काम कर रही हैं, बड़े लेवल पे काम कर रही हैं और काफी अच्छा इंप्रूवमेंट इन्होंने करके दिखाया है, काफी बढ़िया लेवल। तो वो तीनों सेक्टर यानी कि जो इंडिया की इकोनॉमी में मेन रोल प्ले करते हैं, वो तीनों सेक्टर कौन कौन से हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से तीनों सेक्टर हैं, ठीक है, 3 सेक्टर्स। तो सबसे पहले हम हेडिंग ये डाल लेते हैं कि सेक्टर्स कौन कौन से हैं। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कौन कौन से हैं। तो मेनली 3 सेक्टर होते हैं यहां। सबसे पहला सेक्टर नंबर 1 यानी कि प्राइमरी सेक्टर, ये देखिए प्राइमरी सेक्टर होता है सबसे पहले, और दूसरे लेवल पे जो सेक्टर आएगा नंबर 2, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी सेक्टर्स, ये देखिए सेकेंडरी सेक्टर, ओके। तीसरे नंबर पे हम जो बात करेंगे उसमें आएगा फिर टर्शियरी सेक्टर, ये देखिए ये टर्शियरी सेक्टर हो गया। तो इस तरह से 3 सेक्टर हमारे इंडिया में जो कि इंडिया के लिए अर्निंग कम करके दे रहे हैं। लोग कहीं ना कहीं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में इन्वॉल्व हैं और कंट्री की जीडीपी तैयार कर रहे हैं। अब प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है। इसमें जो एक्टिविटी इन्वॉल्व है, इसमें जो एक्टिविटी इन्वॉल्व है उसमें जैसे कि मैं ये कहूं कि इसमें एग्रीकल्चर वर्क, इसमें एग्रीकल्चर वर्क हो गया, एग्रीकल्चर के अलावा फिशिंग हो गया, फिशिंग वर्क हो गया, ये भी मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्रीकल्चर, फिशिंग। उसके बाद में जो थर्ड पॉइंट बनता है, जैसे कि मैं कहूं डेयरी, ठीक है, डेयरी फार्मिंग, ठीक है। उसके अलावा हम डेयरी फार्मिंग की बात भी करते हैं, डेयरी फार्मिंग, ये देखिए ये भी आपका जो प्राइमरी एक्टिविटी में ही आता है। उसके बाद देखिए डेयरी फार्मिंग के अलावा फिर बात करते हैं माइनिंग, ठीक है, माइनिंग एक्टिविटी भी इसमें आती है, ठीक है, माइनिंग एक्टिविटीज भी इसमें आती है।
तो ये वर्क आदमी बहुत साल से, बहुत टाइम पीरियड से करते आए हैं और आज भी ये बहुत सारी जगह पर हो रहा है इंडिया के अंदर। जैसे छत्तीसगढ़ की माइंस हो गई, झारखंड के अंदर कोयला निकालने के लिए माइनिंग कर रहे हैं, फिशिंग के लिए उड़ीसा यूज किया जा रहा है और भी बहुत सारे, एमपी में भी तवा रिजर्वेयर में फिशिंग हो रही है। तो ये सब पहले से चल रहा है यहाँ पे, यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज हैं ये। ओके, उसके बाद में बात करते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी की, सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर में जैसे कि मैं ये कहूँ कि इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन का वर्क होता है, प्रोडक्शन वर्क होता है, ठीक है, जिसको हम फैक्ट्री प्रोडक्शन कहेंगे मोस्टली, फैक्ट्री और मिल प्रोडक्शन, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या क्या होता है, इसमें इंडस्ट्रीज, ठीक है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग का वर्क कर रही होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्री होती है। जैसे कि मैं कहूँ कि कॉटन टेक्सटाइल है, कॉटन टेक्सटाइल हो गया, ठीक है। इसके अलावा सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, ठीक है। इसके अलावा सीमेंट इंडस्ट्री के अलावा आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गया, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री हो गया, ठीक है। इस प्रकार की बहुत सारी इंडस्ट्री यहां पर पाई जाती है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी वर्क है कि रॉ मटेरियल को, यानी कि एग्रो बेस्ड मटेरियल को और मिनरल बेस्ड मटेरियल को ये लोग कन्वर्ट करने का काम कर रहे होते हैं। किसी एक फैक्ट्री में, किसी एक जगह पर इसको कन्वर्ट करने का वर्क हो रहा होता है। तो ये सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर भी लोग करते हैं, फिशिंग भी करते हैं, डेयरी फार्मिंग भी करते हैं, माइनिंग भी करते हैं, कैटल हार्डिंग भी करते हैं और कैटल हार्डर भी हैं, कैटल हार्डर्स भी हैं, ओके, कैटल हार्डर्स भी हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि पोल्ट्री फार्मिंग भी करते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग भी करते हैं, मतलब कि मुर्गी पालन भी यहां पर किया जाता है, ठीक है। पिगरी फार्म भी है, पिगरी फार्म, ठीक है, पिगरी फार्मिंग भी यहां पर होती है, मतलब कि आप देखोगे कि जो है सुअर पालन भी यहां पर चलता है। तो इस तरह से बहुत सारे प्राइमरी एक्टिविटी के वर्क भी और सेकेंडरी एक्टिविटी के वर्क भी होते हैं। अब बात आती है ट्रेजरी एक्टिविटी। किसी भी कंट्री की अर्निंग 3 लेवल पे आती है, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, जो जीडीपी तैयार होती है वो 3 लेवल पे। तो पहला वर्क हो गया हमारा, उसके बाद ट्रेजरी, ट्रेजरी में आता है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन वर्क, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। इसमें मेनली क्या आएगा, सर्विस सेक्टर है, ये सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है, ओके, सर्विस देंगे आपको। ये सर्विस बहुत सारी टाइप की होती है, जैसे कि सर्विस मान लीजिए भाई कम्युनिकेशन की सर्विस हो गई, इंटरनेट सर्विस हो गई, मोबाइल फोन की सर्विस हो गई, टीचिंग भी एक सर्विस है ना। तो वो सारी चीजें इसमें सर्विस सेक्टर में आ जाती है, ठीक है, ओके। तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन हो गया और इसके अलावा स्टोरेज हो गया, स्टोरेज हो गया, ठीक है, स्टोरेज। इसके अलावा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन भी एक तरह की सर्विस है। बैंकिंग सर्विस, बैंकिंग सर्विस, ठीक है, ये भी एक प्रकार की सर्विस है। ट्रेड, ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, ये भी एक प्रकार की सर्विस है, ठीक है। एजुकेशन, एजुकेशन ये भी एक सर्विस है, ठीक है, ठीक है। पोस्टल सर्विस ये भी एक प्रकार की सर्विस है। एविएशन ये भी एक प्रकार की सर्विस है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी सर्विस होती हैं जो कि इंडिया में की जाती है। इन तीनों सेक्टर से जो भी पैसा आता है, जो भी चीजें होती हैं, वो सारी लोग करते हैं। मतलब कि आप देखोगे तीनों सेक्टर से जो भी अर्निंग आती है, उस अर्निंग को हम टोटली जीडीपी बोलते हैं। इन तीनों से जो अर्निंग आती है वो जीडीपी का टोटल अर्निंग, टोटल अर्निंग, अर्निंग जो आएगी इससे उसको कंट्री की क्या कहेंगे, जीडीपी। कंट्री जीडीपी तैयार हो जाएगी, जीडीपी, ठीक है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इन तीनों से जो अर्निंग होगी उसी को हम जीडीपी कहेंगे, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको हम कहेंगे,
ठीक है, ओके। तो ये हो गया। इसके अलावा जीएनपी, एक वर्ड जीएनपी भी होता है। तीनों सेक्टर से जो अर्निंग आती है उसको जीडीपी में हम काउंट करते हैं, ठीक है। मतलब कि द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड, जीडीपी का मतलब क्या हुआ यहां पे, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड, इन तीनों की वैल्यू, इन तीनों से जो अर्निंग हुई उसको हम जीडीपी कहेंगे। जीडीपी मतलब द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस, सामान हमने लिया खरीदा उससे, सर्विस हमने दी उससे, जो भी अर्निंग हुई टोटल, उन सबको हम जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होगी जीडीपी की फुल फॉर्म, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर ईयर, कि जो भी इन तीनों से जो कमाई हुई उसको हम उस वैल्यू को काउंट करेंगे जीडीपी में एक पार्टिकुलर ईयर में। हर साल हर एक कंट्री की जीडीपी में चेंजमेंट आती है, कभी जीडीपी बहुत हाई लेवल पे चली जाती है, कई बार मीडियम लेवल पे और कई बार डाउन लेवल पे रह जाती है जीडीपी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये कंट्री को डायरेक्टली हेल्प करती है। जब जीडीपी किसी कंट्री की बनती है तो डेवलपमेंट में डायरेक्टली हेल्प करती है। जिस कंट्री की जितनी अच्छी जीडीपी होगी डेफिनेटली उसका इंप्रूवमेंट उतना ही बड़े लेवल पे होता चला जाएगा, ओके। अब उसके बाद आती है जीएनपी। जीएनपी में क्या होता है, इन तीनों सेक्टर के अलावा भी, इन तीनों सेक्टर में इन्वॉल्व होकर भी और इनसे हटकर भी। मैं ये नहीं कह रहा कि भी इन तीनों सेक्टर को हम उसमें जो फॉरेन जो अर्निंग होती है हमारी उसमें हम इन्वॉल्व नहीं कर सकते, कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर के बहुत सारे प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, और हम ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस भी बहुत बड़े लेवल पे इधर उधर सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे कि डोमेस्टिक एयरलाइंस हो गई, इंटरनेशनल एयरलाइंस हो गई, तो वो सर्विस प्रोवाइडर हैं, है कि नहीं। तो इन तीनों की पार्ट से ही जो जीएनपी यानी कि फॉरेन रेवेन्यू जो हमारे पास आता है वो जीएनपी काउंट होती है। देखो, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ये देखिए ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ये देखिए, तो ये जीएनपी बन जाती है। जीएनपी का मतलब है इसमें इन तीनों सेक्टर के अलावा, इन तीनों सेक्टर के अलावा फॉरेन इनकम, ठीक है, फॉरेन इनकम भी इसमें जोड़ी जाती है, फॉरेन इनकम भी ऐड की जाती है। ऐड करने के बाद हमारी क्या बन जाती है, जीएनपी। ये देखिए, अगर आप अपनी टोटल अर्निंग में प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी की अर्निंग में आप फॉरेन इनकम भी ऐड कर लेते हो, क्योंकि हमने बहुत सारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है। आप जानते हो कि हमारा बांग्लादेश इधर उधर कंट्री में भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। हम लोग अलग अलग कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, तो उनमें भी उनसे जो अर्निंग आती है, जैसे बहुत सारे इंडिया के लोग, पंजाब के लोग, गुजरात के लोग कनाडा में सेटल हैं, बहुत सारे अमेरिका में सेटल है, बहुत सारे ब्रिटेन में सेटल है, तो वो भी क्या है, अर्निंग कर रहे हैं, तो वो पैसा भी आपके इंडिया को मिलता है, दैट इज जीएनपी। फॉरेन एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम करते हैं, मसालों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, चाय में एक्सपोर्ट करते हैं, टी में, कॉफी में, अदर चीजों में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, लेदर के आइटम भी हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो चीजें हमारा जीएनपी में काउंट होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और अब बात आती है इसके बाद हिस्टोरिकल चेंजेस, हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर। देखो, अब बात आती है हिस्टोरिकल चेंजेस, यहां पर हम लिखेंगे हिस्टोरिकल चेंजेस, हिस्टोरिकल चेंजेस, ठीक है, चेंजेस, ठीक है, इन इंडिया, इन इंडिया, इंडिया के अंदर हिस्टोरिकल चेंजेस देखने को मिले, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, हिस्टोरिकल चेंजेस का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि जब भारत आजाद हुआ, जब इंडिया को फ्रीडम मिली, उसके बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी प्लान बनाए, 5 ईयर प्लान बनाए, और एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में, ट्रांसपोर्टेशन में हमने पैसे लगाए 5 ईयर प्लान में। 1951 में हमारा पहला 5 ईयर प्लान 1956 तक हमने चलाया था, 51 से लेकर 56, उसके बाद में लगातार 5 ईयर प्लान आते चले गए, और अभी नीति आयोग बना हुआ है, ठीक है। अभी जो चल रहा है वो नीति आयोग है, इस नीति आयोग के अकॉर्डिंग हम लोग, प्लानिंग कमीशन पहले होता था, फिर बाद में नीति आयोग आ गया, और उसके बाद में हम काम करने लगे। आज बहुत बढ़िया हमारे इंडिया का स्टेटस बन चुका है। तो इसमें हम, इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि ब्रिटिश टाइम में हमारे इंडिया की क्या ग्रोथ थी, और उसके बाद में आजादी के बाद क्या ग्रोथ है। देखो सीधी सी बात है, आपको इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना पड़ेगा।
जैसे कि मैं ये कहूं कि हिस्टोरिकल चेंजेस लिखने पड़े तो आप देखोगे कि ब्रिटिश टाइम में, यानी कि अंग्रेजों के टाइम में, जब तक हम कॉलोनियल एक कंट्री के रूप में रहे हैं तब तक तो हमारी बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं थी। ब्रिटिशर्स बेसिकली हमें एक रॉ मटेरियल मार्केट के रूप में देखते थे। मशीनों से वो अपने कंट्री में तैयार करते बहुत सारे कॉटन प्रोडक्ट, बहुत सारे आयरन स्टील प्रोडक्ट, और हमारे यहां पर सेल करते। ब्रिटिशर्स के लिए बेसिकली हम एक रॉ मटेरियल मार्केट और फिनिश्ड गुड के लिए सेल मार्केट थे। एक बार दोबारा सुनो, यहां से कॉटन उठा के ले गए, इंग्लैंड में कपड़ा तैयार किया और फिर यहीं पर सेल कर दिया। तो रॉ मटेरियल हमारे यहां से लिया और फिर सेल करने के लिए भी यहां पर आ गए। सेल करने के लिए भी उन्होंने यहां के देवी देवताओं का यूज किया। मतलब ये नहीं है कि भी देवी देवताओं से सेलिंग कराई, ऐसा ये मतलब नहीं है कि कभी सोच रहे हो कि हमारे देवी देवताओं से सेलिंग कराई, इसका मतलब ये नहीं है। बल्कि इसका मतलब ये है कि उन्होंने हमारे देवी देवताओं की पिक्चर्स अपने प्रोडक्ट के रैपर पर छापी। हमारे देवी देवताओं की फोटो उन्होंने अपने प्रोडक्ट के रैपर के ऊपर छापी। आपको याद होगा, हमने देखा था कि लिप्टन टी का एडवर्टाइजमेंट आया था 1920 में, उस पे उनके प्रिंस ऑर्थर की फोटो लगी हुई थी। प्रिंस ऑर्थर जो विक्टोरिया महारानी का थर्ड सन थे, तो उनकी फोटो लगी हुई थी प्रिंस ऑर्थर की। तो ब्रिटिशर्स ने यहां पर एडवर्टाइजमेंट किया बड़े लेवल पे, इंडियन गॉड गॉडीज की फोटो इमेजेस वगैरह, कैलेंडर वगैरह बनाए गए, उनकी इमेजेस वगैरह रैपर के ऊपर, बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर उन्होंने छापी। जैसे कि एक ग्राइप वाटर आता था यहां पर, बच्चों के लिए जो पानी होता था ग्रिप वाटर, वो भी इन्होंने फिर यहां पर यूज किया। और उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की, नन्हे कृष्ण की फोटो छापी गई उसके ऊपर, ताकि लोग बिना किसी सस्पेंस के यहां पर बेच सके और खरीद सकें। इंडिया के लोगों के बारे में ब्रिटिश जानते थे कि भाई ये लोग उस प्रोडक्ट को बिना किसी सस्पेंशन से खरीदेंगे और बल्कि उसके रैपर को भी नहीं फेंकेंगे, उसको भी थोड़ा सजा के रखेंगे। तो डेफिनेटली उनको यहां पर एक ट्रिक मिल गई थी कि यहां पर कैसे सेल किया जाना है। इस तरह से चीजें होती रही। लेकिन जब भारत आजाद हुआ, मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, हिस्टोरिकल चेंजेस की बात कर रहा हूं। तो जब भारत आजाद हुआ तो हमने ये देखा कि हमारे लगभग 75% एग्रीकल्चर की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और अर्निंग ना के बराबर है, क्योंकि हम ट्रेडिशनल वे में एग्रीकल्चर कर रहे थे। ना हमने अभी तक पेस्टिसाइड यूज किए थे बहुत बड़े लेवल पे, ना तो हमने पेस्टिसाइड यूज किए, ना हमने अच्छी क्वालिटी के सीड्स, HYV सीड्स का यूज किया। हमने इरिगेशन की भी बहुत अच्छी टेक्निक यूज नहीं कर रखी थी। बाद में MS स्वामीनाथन का भला हो उस आदमी का, वो एक साइंटिस्ट जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन की एक थीम दी हमें, MS स्वामीनाथन द फेमस साइंटिस्ट, ठीक है, उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन का पूरा स्ट्रक्चर हमें बना के दिया कि भाई ऐसे अगर आप एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट करते हो तो डेफिनेटली आपकी एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया काम करेगी। और फिर 1960 के बाद में देखोगे आप, जब गवर्नमेंट ने 2 5 ईयर प्लान बनाए 1951 से लेकर 56 और 56 से आगे 61 तक, लगातार उन दोनों 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर में भी इन्वेस्टमेंट किया और इंडस्ट्रीज में भी इन्वेस्टमेंट किया। और फिर धीरे धीरे हमारी अर्निंग चेंज होती चली गई। और अर्निंग में 1970 तक आते आते, ठीक है, 1970 तक आते आते हमने बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट कर लिया था। 38% अर्निंग हमारी एग्रीकल्चर में होने लगी थी। मैं इसके डाटा लिखूंगा बोर्ड पे, आप लोग आराम से समझ पाएंगे, डाटा लिखूंगा मैं। और सेकेंडरी सेक्टर में भी 30% हमारी अर्निंग होने लगी थी और ट्रेजरी सेक्टर में 32%, 38, 30 और 32, 38, 30 और 32, इस तरह से अर्निंग हमारी होने लगी थी। तो हिस्टोरिकल चेंज हो रहे थे, मतलब कि ऐतिहासिक बदलाव दिखाई दे रहे थे। लेकिन 2010-11 के आसपास आप देखोगे कि प्राइमरी सेक्टर धीरे धीरे डाउन चला गया। लोग इस प्रकार के वर्क को छोड़ने लगे, या तो वो सेकेंडरी में एंट्री कर रहे थे या फिर ट्रेजरी में। ट्रेजरी सेक्टर एक बहुत बड़े इंडस्ट्री के रूप में सामने आया, मतलब कि सर्विस सेक्टर। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने लगे, हार्डवेयर इंजीनियर बनने लगे, टीचिंग की लाइन में लोग आने लगे, BPO कस्टमर केयर की इंडस्ट्री में लोग सामने आने लगे, इंटरनेशनल कॉल सेंटर यहां चलने लगे, मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज्यादा जोर पकड़ गया और ट्रांसपोर्टेशन भी सामने आया। फिर 2010-11 में जब हमने दोबारा रीएवोल्यूशन किया, तब हमें मिला कि प्राइमरी सेक्टर की कमाई सिर्फ 18% रह गई थी। प्राइमरी सेक्टर की अर्निंग सिर्फ 18%, जो पहले 1970 के आसपास 38 थी, कितना घट गया? 20% का रिड्यूस हो गया एकदम से। और फिर उधर जो सेकेंडरी सेक्टर था उसमें भी 8% घट गया, 20% इधर से घट गया, 8% सेकेंडरी में से घट गया।
अगर 20% यहां से रिड्यूस कर रहे हैं, 38% था तो ये 20 पे आ गया, 18% रिड्यूस, 18% पे आगे 20% रिड्यूस हो गया, और इधर से फिर 8%, टोटल मिला के 28% प्राइमरी और सेकेंडरी से रिड्यूस होकर ट्रेजरी में जुड़ गए लोग। तो ट्रेजरी जहां 1970 में 32% पे थी, वो सीधा 60 पे चली गई। बात समझे नहीं समझे? दोबारा देखो इसी बात को। मैंने ये कहा कि 1970 में जब हमने इवोल्यूशन किया, उस इवोल्यूशन में ये पाया कि भी 38% तो एग्रीकल्चर हमें कमा के दे रहा है, 30% ये कमा के दे रहे हैं और 32% ये कमा के दे रहे हैं। लेकिन 2010 में जब दोबारा रेवोल्यूशन किया, दोबारा इवोल्यूशन किया इसका, तो हमें ये मिला कि ये 38% वाले सीधा घट के 18 पे आ गए, 18 पे आ गए, और ये जो 30% वाले थे ये सीधा घटकर 22 पे चले गए। तो यहां से 20% और यहां से 8%, 28% लोग रिड्यूस हो गए, और वो किस में जुड़ गए? ट्रेजरी सेक्टर में जुड़ गए। अब ट्रेजरी सेक्टर जो पहले 32% था, 28% जुड़ने के बाद 32 प्लस में 28 कितने हो गए? 60। वो लोग 60% में चले गए। आज अगर हम ये बात कहें कि सबसे ज्यादा अर्निंग कोई सेक्टर कर रहा है तो वो ट्रेजरी है। मतलब कि 60% अर्निंग ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग सर्विस, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड एजुकेशन से हमें मिल रही है ना? हिस्टोरिकल चेंज नहीं है, यही तो मैं बता रहा था। अंग्रेजों के टाइम में ये था, उसके बाद ये हुआ 1970 में, और 1970 के लगभग उस समय तो बराबर थी तीनों, कोई 30 पे था, कोई 32 पे था, कोई 38 पे था, और फिर एकदम से 2010 में एकदम से डाउन चला गया। एग्रीकल्चर तो बिल्कुल ही डूब गया, एग्रीकल्चर बिल्कुल डूब गया, 18% पे आके खड़े हो गए, है नहीं? चलो देखो इसके बाद डाटा लिखते हैं इसके बारे में और देखते हैं कि क्या हिस्टोरिकल चेंज के डाटा हैं। ओके, तो देखिए प्राइमरी सेक्टर और इसकी कंपैरिजन करेंगे हम। एक बार मैं बोर्ड रफ कर देता हूं। बात आती है कंपैरिजन, ठीक है? अब हम कंपैरिजन करते हैं 1970 का कंपैरिजन 1971। ओके, इसमें हमने पहला कंपैरिजन किया, ठीक है? प्राइमरी सेक्टर, फर्स्ट सेक्टर, ठीक है, सेकंड सेक्टर और थर्ड सेक्टर, ठीक है? इसके बारे में हमने बात करनी है, ठीक है? अर्निंग तो 1917 और 80 में अर्निंग लेवल, ठीक है? अर्निंग लेवल 38% था, 38% था। इनका कितना था? 30%, और इनका कितना था? 32%, 30%, 30। ये 1970 का रेशियो है जिस हिसाब से हम समझ रहे हैं। अब देखो उसके बाद में, पहले तो हमारी कमाई बिल्कुल भी नहीं थी, पहले तो आजादी के टाइम में तो बुरी नील हालत थी हमारी, ब्रिटिशर्स की वजह से हम लोग, लोकल ट्रेड हमारा बर्बाद हो गया था, वीवर, आयरन, स्मेल्टर वगैरह बर्बाद हो गए थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स से आकर सामान सारा बिकता था यहां पर, तो उस समय तो हालत खराब थी। लेकिन बाद में हमारे 5 ईयर प्लान की वजह से काफी इंप्रूवमेंट हुई। 2010 और 11 में, 2010 और 11 में नया अर्निंग लेवल इवोल्यूशन हुआ और एग्रीकल्चर घट गया, ठीक है? और इसमें भी घटाव देखा गया, इसमें भी रिड्यूस हो गया, और ये एकदम से एक चमकते हुए सेक्टर के रूप में सामने आया। ये देखोगे 38 से सीधा 32 से सीधा ये जो है 60 पे चला गया। अब रीजन जानना चाहेंगे हम इस बात का कि भाई क्यों ऐसा, है ना? क्यों ऐसा? एग्रीकल्चर में डाउन कैसे चला गया? एग्रीकल्चर में इसलिए डाउन चला गया क्योंकि हमारे यहां पर वैसे रिफॉर्म नहीं हो पाए जैसे कि अमेरिका और दूसरे एडवांस कंट्री में थे। अमेरिका में तो बड़े बड़े फार्म लैंड्स थे, बड़े बड़े एरिया थे जहां पर जो है साइंटिफिक एग्रीकल्चर वो लोग कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे थे, तो वो लोग तो इंप्रूव होते चले गए। हमारे लोग एग्रीकल्चर में ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर कर रहे थे। याद है आपको एग्रीकल्चर में हमने क्या पढ़ा था? सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर हमने पढ़ा था, जो ट्राइबल पीपल करते हैं, जिसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते थे। बहुत साल तक तो वो ही नहीं बंद हुई। उसके बाद में चलो ठीक है, हमने इन्वेस्टमेंट किया
और हमने फर्टिलाइजर में पैसे लगाए, हमने HYV सीड्स में पैसे लगाए, हमने इरिगेशन सिस्टम बहुत इंप्रूव किया, लेकिन वो स्टेज नहीं मिल पाई। नहीं समझे भाई? वो जो यूरोपियन कंट्री को या अमेरिकन कंट्री को, अमेरिका के जो कॉन्टिनेंट के कंट्री हैं, यूएस है, कनाडा है, या फिर दूसरे कंट्री जो एग्रीकल्चर में आगे हैं, वो स्टेज हमें नहीं मिल पाई। एडवांसमेंट हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, लेकिन वो चीजें जो एक चाहिए थी वो चीजें नहीं हो पाई और लोग इस फील्ड को छोड़ने लगे धीरे धीरे। आज 2010 के आसपास देखोगे बहुत कम लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं। जो पढ़ लिख गए, जैसे इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, वो नहीं कर रहे हैं एग्रीकल्चर। बेरोजगारी मंजूर है, लेकिन हम लोग एग्रीकल्चर में नहीं करेंगे, है ना, ये चीजें। ओके, दूसरा ये लेवल हुआ कि भाई इसमें भी प्रोडक्शन कम हो गया। हमारे यहां पर चाइना या यूरोप जैसी बहुत सारी एडवांस फैक्ट्रियां नहीं लग पाई, जिससे इंप्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ता और अर्निंग बढ़ती। हम लोग आज भी रॉ मटेरियल बेच रहे हैं चाइना की तरह। हमारा प्रोडक्शन चाइना में 808 मिलियन, 808 मिलियन आज के दिन 55%। देखो लोगों की इन्वॉल्वमेंट देखो इसमें, 55% लोग आज भी एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। 55% लोग, 55% पीपल इन्वॉल्व हैं आज भी, इन्वॉल्व, ठीक है। 55% लोग आज भी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, लेकिन अर्निंग कितनी है? 18%। अर्निंग कितनी है? 18%। तो दो चार लोगों की, मान लीजिए मेरे को कोई साइंटिस्ट है, एग्रीकल्चर का साइंटिस्ट है, या कोई बड़ा टीचर है, जो भी है, तो वो एक दो आदमी की इनकम से क्या पता चलेगा? वही एवरेज इनकम वाला क्राइटेरिया बन रहा है यहां पर। फिर एवरेज इनकम के अकॉर्डिंग हम किसी को फिर बना नहीं सकते, नहीं समझे आप? तो इस तरह से। और इधर आप देखो इन दोनों की अर्निंग, ठीक है, इन दोनों में 45% लोग एग्रीकल्चर इसमें लगे हुए हैं, 45% पीपल या इन्वॉल्व हैं। ओके, 45% पीपल इन्वॉल्व है। अगर मैं ये कहूं कि यहां पर 20% है, अगर यहां पर 20% और यहां पर 25% है, अगर यहां पर 20% लोग हैं, 20% पीपल इंडस्ट्री में, सेकंड सेक्टर में लगे हुए हैं, और ट्रेजरी सेक्टर में 25% लगे हुए हैं, तो फिर कंपैरिजन करके दिखाओ, फिर कंपैरिजन करो। यहां पर 55% लोग 18% अर्निंग कर रहे हैं। एक मिनट देखो दोबारा, 55% 18% इंप्रूवमेंट, मतलब कि वो अर्निंग कर रहे हैं, और यहां पर सिर्फ 25% 60% अर्निंग कर रहे हैं। अब बोलो कितना डिफरेंस है? मतलब कि इंडिया अभी तक डेवलपिंग स्टेज में क्यों है, इसका यही सबसे बड़ा रीजन है। तो गवर्नमेंट को किस चीज में ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है बताओ? क्या प्राइमरी में ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, सेकेंडरी में, टर्शियरी में? इंप्रूवमेंट किस में होगी? जिसमें कमी है। भाई जिसमें कमी है वहां इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। कमी किस में है? इसमें है। ज्यादा लोग लगे हुए हैं लेकिन अर्निंग कम है, तो इसको इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। तो गवर्नमेंट का सारा फोकस अभी इसी पे है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को हमें इंप्रूव करना है, ताकि हमारी इस लेवल पे भी अर्निंग बहुत बढ़िया हो सके और हम अच्छा लोगों को लिविंग स्टैंडर्ड दे सके। सेकेंडरी सेक्टर ठीक है, चलो कि वो लोग अर्निंग 20% कर रहे हैं, 20% पीपल इन्वॉल्व हैं, और 45% लोग अर्निंग कर रहे हैं, 20% अर्निंग कर रहे हैं, और 22% की जो है अर्निंग हो रही है। तो यहां ठीक है, चलो काम चल जाएगा जैसे तैसे, या तो चल जाएगा। 20% लोग इन्वॉल्व हैं और 22% अर्निंग आ रही है, तो काम चल जाएगा। लेकिन यहां तो काफी बढ़िया लेवल है, 25% लोग इन्वॉल्व है और 60% जो अर्निंग हो रही है। तो ये चीजें हैं, ये डाटा बताते हैं हमें कि इंडिया की क्या कंडीशन है, ठीक है। ओके, अब रीजन जानना चाहेंगे हम, भाई क्या रीजन है, किस वजह से है, ठीक है। ओके, तो इतना जो बढ़िया एडवांसमेंट आ गया ट्रेजरी सेक्टर में, उसका रीजन ये है कि भाई इनकम लेवल राइज हो गया है, काफी बढ़िया काम हो गया है, ठीक है। ओके, और न्यू इनकम सर्विस अभी सामने आई है, जो कि बहुत बढ़िया लेवल पे काम करा के दिखा रही है। ये एक नई चीजें हैं जो कि आईटी सेक्टर के रूप में आया है, या जो भी है, ठीक है। अब एक डाटा और है हमारे पास, ये तो रहा अर्निंग लेवल। मैं एक लेवल और देखता हूं यहां पे, हम कंपैरिजन करने वाले ना, ये तो कंपैरिजन चल रहा है। हम लोग इन तीनों का क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन, हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ओके, अब एक लेवल और है हमारे पास, ये तो था अर्निंग लेवल, ये कंपैरिजन का पहला मोड हो गया।
अब दूसरा मोड यहां पे हम देखते हैं, ठीक है। यहां पर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग, टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार के हिसाब से हम देख लेते हैं, रोजगार के हिसाब से कैसे कौन सी इंडस्ट्री किसको ज्यादा रोजगार दे रही है। भाई सीधी बात है, जो ज्यादा रोजगार मिलेगा और पैसे भी कमाई अच्छी होंगी वो ज्यादा बढ़िया होगी हमारे लिए, कंपैरिजन में तो यही देखेंगे। ओके, तो देखिए इसमें 1970 और 71 में, 1970 और 71 में जो अर्निंग हो रही थी फर्स्ट सेक्टर में, ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर में 72% लोगों को रोजगार मिला हुआ था, 72% पीपल इन्वॉल्व थे 1970 और 71 में। ओके, 2010-11 में 10-11 के डाटा या नीचे लिख लेंगे। ओके, 2010-11 के डाटा नीचे लिख लेंगे। फिर उसके बाद देखो सेकंड सेक्टर में, ओके, या देखिए सेकंड सेक्टर में इसमें डाटा कितने थे, 12% लोगों को रोजगार मिला हुआ था, सिर्फ 12%। और ट्रेजरी सेक्टर में, थर्ड सेक्टर में, ठीक है, ये समझ रहे हो ना सेक्टर का मतलब क्या है। सेक्टर का मतलब, फर्स्ट सेक्टर का मतलब है एग्रीकल्चर, माइनिंग वगैरह ये सब। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब है, सेकंड सेक्टर का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और थर्ड सेक्टर का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, सर्विस सेक्टर, इसका मतलब ये है। तो हम ये देख रहे हैं कि कितने लोगों को रोजगार किस में ज्यादा मिला हुआ था। 1970 में 72% रोजगार मिला हुआ था, इंप्लॉयमेंट मिली हुई थी प्राइमरी सेक्टर में, और उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में 12%। तो बाकी कितना बच गया, बाकी बच गया 16%। ट्रेजरी सेक्टर में 16% रोजगार मिला हुआ था उस टाइम में, 16%, 16% कितना मिला हुआ था, 16% है ना। इस हिसाब से सेकेंडरी सेक्टर में रोजगार कम था, सेकेंडरी सेक्टर में रोजगार, थर्ड सेक्टर में रोजगार उस समय कम था। सबसे ज्यादा रोजगार किसमें मिला हुआ था, इसमें। चलो अब 2010 और 11 के डाटा देख लेते हैं, ठीक है। 2010-11 के डाटा के अकॉर्डिंग, ठीक है, 55% लोग, जैसे मैंने बताया ना अभी 55% लोग है ना, बताया था ना अभी ये वाला, 55% पीपल जो हैं यहां पर इन्वॉल्व हैं, ओके, एग्रीकल्चर में आज भी। लेकिन अर्निंग कितनी बताई मैंने, सिर्फ 18%। ये मोस्टली टेंशन का इश्यू है, ये सबसे बड़ा टेंशन का इश्यू है कि ये लोग ज्यादा लोग लगे हुए काम में लेकिन अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कत है ये। ओके, उसके बाद देखो यहां पर 20% लगे हुए, मैंने बताया था ना आपको, यहां पर 20%, 2010 के अकॉर्डिंग 20%, ये देखो 20% पीपल यहां पर इन्वॉल्व हैं, और अर्निंग कितनी हो रही है, सिर्फ 22%। 20% लोग इन्वॉल्व है, 22%, चलो ठीक है, काम चल रहा है जिस तरह, लेकिन फिर भी थोड़ा अर्निंग इंप्रूवमेंट करनी चाहिए थी यहां पर। और यहां पर फिर यहां पर कितने, 25% पीपल यहां पर इन्वॉल्व हैं। तो ये कंपैरिजन है, मतलब कि देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट में एग्रीकल्चर काफी है, 55%, 72 से 55% में रिड्यूस होकर आ गए हैं, फिर भी ज्यादा बुरी हालात है। गवर्नमेंट को ज्यादा पैसे एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने में लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आज भी 55% लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो डेफिनेटली हम लोग कभी डेवलप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जिस सेक्टर में ज्यादा लोग काम कर रहे हैं उन्हीं को आप इंप्रूव नहीं कर रहे हो, उनकी अर्निंग लेवल को नहीं बढ़ा रहे हो, तो डेफिनेटली अब फिर भूल जाओ डेवलपमेंट क्या है, फिर तो डेवलपमेंट होगा ही नहीं, इंडिया डेवलपिंग में ही पड़ा रहेगा हमेशा। तो इसमें ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत है। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर फोकस कर रही है एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए और किसानों को थोड़ी छूट देने के लिए। अभी किसान बिल भी चल रहे, देखो किसान बिल इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उसका प्रोटेस्ट हो गया, उसका क्या हो गया, प्रोटेस्ट हो गया, हर जगह पर उसका प्रोटेस्ट कर रहे। गवर्नमेंट न्यू आइडिया लेकर नई चीजें जो यूरोपियन कंट्री या जो अमेरिकन कंट्री कर रहे हैं वो करना चाहती है, लेकिन लोग करने नहीं दे रहे हैं इस जगह पर, तो प्रॉब्लम चल रही है ना। तो ये चीजें हैं। ओके, उसके बाद देखो अब बात आती है अगला पॉइंट, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में ज्यादा लोगों को है लेकिन फिर भी अच्छे नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। देखो इसके लिए हमारे पास क्या उपाय है, क्या चीजें हैं, क्या नहीं है। तो देखो इसको इंप्रूव करने के लिए हमने, ठीक है,
एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए, इंप्रूवमेंट, ठीक है, इंप्रूवमेंट करने के लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं, स्टेप्स, ठीक है, वो क्या है? एग्रीकल्चर को इंप्रूवमेंट करने के लिए जो स्टेप लिए गए हैं वो क्या है? ये देखो। ओके, नंबर 1 पहला स्टेप है लोकल बैंक्स को प्रमोट कर रहे हैं कि भाई वो किसानों को जहां पर लोन की जरूरत है वो लोन दें, उनको किसान क्रेडिट कार्ड बना के दें ताकि उनको ज्यादा दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये जरूरी है, पहला स्टेप, ठीक है। लोकल बैंक, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, इसकी फैसिलिटी किसानों को दी जा रही है। दूसरा जो इसमें इंप्रूवमेंट लेवल जो तैयार किया जा रहा है, प्रमोटिंग द लोकल इंडस्ट्री, सेमी अर्बन एरिया, जहां पर पूरी तरह से शहर नहीं है, कस्बा है, वहां पर जो है इंडस्ट्री को लोकेट करने की बात करी है, लोकेटिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, इन सेमी अर्बन एरिया, सेमी अर्बन एरिया, कि जो पूरी तरह से शहर नहीं है, उन गांवों में थोड़ा सा या उन कस्बों में अगर हम इंडस्ट्री लगा देंगे तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट तो होगा, इंप्रूवमेंट होगा और उससे क्या होगा, फायदा भी होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसे कि मैं ये कहूं कि एग्रीकल्चर में अर्निंग नहीं है, तो क्योंकि पूरे साल भर एग्रीकल्चर, आप लोग 3 टाइप की एग्रीकल्चर करते हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। गवर्नमेंट इसके लिए प्लान भी बनाती है, जैसे नरेगा बनाया गया, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बनाया गया, भाई जिन लोगों को, किसानों को 8 महीने रोजगार मिल रहा है एग्रीकल्चर में, बाकी 3-4 महीने वो खाली घूम रहे हैं, उनको रोजगार दिया जाए, तो वो चीजें भी हो रही है। लेकिन अगर गांव वाले एरिया में कहीं ना कहीं छोटी मोटी फैक्ट्री लगा दी जाए तो बेचारे किसान जो है, जब एग्रीकल्चर से जब भी उनको टाइम मिले और वो खाली टाइम हो, उनके पास अर्निंग के सोर्स ना हो, तो वो वहां पर थोड़े बहुत पैसे और कमा सकते हैं। तो ये चीजें की जा रही हैं ताकि इनकी अर्निंग बढ़े। मतलब कि सेकेंडरी सोर्स की बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर में मान लीजिए 18% कमाई कर रहे हैं, तो उनके सेकेंडरी सोर्स उनको मिल जाए कि पार्ट टाइम कुछ कर लें, नहीं समझे, पार्ट टाइम कुछ कर लें। एग्रीकल्चर अभी हार्वेस्टिंग कर लिया, क्रॉप्स कट गई है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको वो सेकेंडरी वर्क मिल जाए। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद में तीसरा पॉइंट, ठीक है, प्लानिंग एंड सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, प्लानिंग एंड सपोर्ट बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के थ्रू प्लानिंग और सपोर्ट मिले। अगर गवर्नमेंट पूरी तरह से मदद करती है तो डेफिनेटली चीजें इंप्रूव करती हैं। कुछ प्लानिंग बनाओ, कुछ सपोर्ट दो ताकि चीजें आराम से पॉसिबल हो पाए, ठीक है। एक जैसे मैं अभी बता रहा था कि भाई नरेगा इस मामले में काफी बढ़िया करके दिखा रही है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो वो काफी बढ़िया काम कर रही है। किसानों को 365 डेज में से 100 डेज के रोजगार का गारंटी देती है। ये गांव के किसान होते हैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, नरेगा की बात कर रहा हूं। किसकी? नरेगा। ये देखो NREGA, इसकी बात कर रहा हूं, 2005 इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। ये गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई कोई आदमी मान लीजिए उसका एग्रीकल्चर वर्क जल्दी खत्म हो गया और वो अब गांव में खाली घूम रहा है, उसके पास काम नहीं है, 365 डेज में से ये तो पक्का है कि पूरे साल भर 365 दिन किसानों को पूरे साल भर काम नहीं होता। जैसे मान लो बिजाई कर दी, उन्होंने बाजरा उगा दिया, गेहूं उगा दिया, पानी दे दिया, फिर वो फ्री है। मान लीजिए अभी पानी दे दिया, 6 दिन के बाद 7 दिन के बाद दोबारा पानी देना पड़ेगा, तो वो 6-7 दिन क्या करेगा घर पे बैठ के, कोई काम नहीं उसे। तो ऐसे में गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई आपका जब जब टाइम हो आप आके हमारे पास काम करो, हम आपको पैसे देंगे, काम के बदले आपको पैसे मिलेंगे, या आप अनाज ले जाना चाहो और कुछ ले जाना चाहो ले जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन आपको पैसे मिलेंगे। 100 डेज का रोजगार गवर्नमेंट उनको देगी।
एक साल भर में 365 दिन में से लगभग 2-3 महीने, लगभग 3 महीने 3.5 महीने का रोजगार की गारंटी ले रही है। इसीलिए इसकी फुल फॉर्म बनती है नेशनल रूरल, NR नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। गांव के लोगों को रोजगार की गारंटी दे रही है। 100 दिन का रोजगार, 100 डेज का रोजगार की वो गारंटी ले रही है। 1 मार्च या 1 अप्रैल से प्रोग्राम शुरू हुआ और अगली साल की 31 मार्च तक ये प्रोग्राम चला। टोटल 365 डेज हो गए। गांव वालों को रजिस्ट्रेशन कर लिया गया कि भाई जिन जिन को नरेगा में काम करना है वो आ जाओ, 100 डेज का रोजगार हम देंगे, आपसे नहर बनवा लेंगे। गांव के लोग इतना मेहनत तो करते ही हैं। आपके गांव के आसपास की कोई सड़कें टूटी पड़ी वो करवा लेंगे, कोई जोड़ तालाब है उसको गहरा करवाना है, पानी का सोर्स करवाना है वो करवा लेंगे, पेड़ लगवाने हैं लगवा लेंगे आपसे। ऐसे काम तो गांव के लोग कर ही लेते हैं। किसान का काम ही यही होता है, मेहनत करने का काम उसका होता है। तो इस प्रकार के काम उनको दिए जाते हैं जो वो कर सकते हैं। और नियर बाई एरिया, उसके गांव के नजदीक जो 10, 20, 50 किलोमीटर का एरिया होता है उसके आसपास ही उसको काम दिया जाता है ताकि वो शाम को अपने घर जा सके। 1 घंटे आधे घंटे में अपने घर पहुंच जाए, उसके आसपास ही उसको काम दिया जाता है। 100 दिन। मान लीजिए 1 अप्रैल को प्रोग्राम शुरू हुआ और उसके बाद में अगले 31 तक चलता रहा। 365 दिन में से जब जब भी गवर्नमेंट को जरूरत पड़ी उनको बुला लिया, लेकिन उनके खाली टाइम में बुलाया जाता है। उनको कहा जाता है कि देख लो भाई अब फसल चल रही है और अब बिजाई विजाई का काम कंप्लीट हो गया, अब हार्वेस्टिंग तुमने कर लिया, अब हार्वेस्टिंग के बाद नेक्स्ट फसल को उगाने में कम से कम 2 महीने है या 1 महीना है, बीच में गैप है, तो 1 महीने काम करने के लिए आ जाओ, बुला लेंगे उनको। ठीक है, तो इस हिसाब से वो 100 दिन का रोजगार देती है। गवर्नमेंट ये भी कहती है कि भाई अगर हम 100 दिन आपको रोजगार नहीं दे पाए, मान लो हमने 50 डेज का रोजगार दिया या 70 डेज का रोजगार आपको दिया, एम्प्लॉयमेंट दिया, तो बाकी के 30 दिन या बाकी के 50 डेज फ्री सैलरी, फ्री सैलरी ले जाओ, क्योंकि गारंटी ले रहे हैं ना वो, तो 100 दिन के रोजगार की गारंटी ले रहे हैं। अगर कोई किसान ये कहे कि भाई मैं तो 100 दिन काम करने को तैयार, तुमने बुलाया नहीं, मैं तो तैयार था 100 दिन काम करने के लिए, तुमने बुलाया नहीं, लाओ पैसे देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। मैं तो तैयार था, तुमने बुलाया नहीं, क्यों नहीं बुलाया, तुम्हारी गलती है, मैंने तो रजिस्ट्रेशन करा दिया था, तुमने बुलाया नहीं मुझे, 100 दिन का रोजगार तुम दे रहे हो, बुलाया नहीं, तो मुझे पैसे दो। अगला प्रोग्राम जब शुरू होगा अगले साल 1 अप्रैल से, उसके अगले प्लान के टाइम में ही उसे 15 दिन के अंदर अंदर पिछले साल का हिसाब कर दिया जाएगा। समझ रहे हो, पेंडिंग वर्क का बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप रोजाना काम करने जा रहे हो तो रोजाना के पैसे तो रोजाना मिलेंगे मिलेंगे। गवर्नमेंट रोजाना के रोजाना आपको पैसे देगी। आपने 70 डे वर्क किया, 70 डेज का पैसा आपको दे दिया, उसका पैसा दे दिया, बाकी 30 डेज रोजगार नहीं दे पाई, तो वो 30 डेज का रोजगार का पैसा आपको फ्री में मिल जाएगा अगले साल, अगले प्रोग्रामिंग के शुरू होने के 15 दिन के अंदर अंदर। है ना बढ़िया प्रोग्राम, बढ़िया प्रोग्राम है। ठीक है, तो इस तरह से गवर्नमेंट लोगों को रोजगार देती है और उस हिसाब से बढ़िया बढ़िया चीजें ये करते रहते हैं ताकि जो कमी हमारी है वो कमी को पूरा किया जा सके। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही करेंगे। अगली बार हम सेक्टर्स, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, इसके बारे में बात करेंगे कि ये प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, उसमें लोगों को क्या जॉब सिक्योरिटी है, क्या नहीं है, किस प्रकार से उनका शोषण होता है प्राइवेट सेक्टर में, या गवर्नमेंट सेक्टर में किस प्रकार की फैसिलिटी है, जैसे पेंशन मिलती है ना, और रिटायरमेंट मिलती है, जो भी मतलब कि अगली बार हमारे वीडियो में यह डिस्कशन रहेगा कि भाई ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में क्या अंतर है और किस प्रकार की टर्म होती है, किस प्रकार की कंडीशन होती है। थोड़ा सा वर्क बच गया, 20% 30% काम बचा है, बाकी लेसन में लगभग चीजें हो गई हैं, वो अगली बार हम करेंगे डेफिनेटली। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस।